हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी की बुक जो कि घटना चक्र की है। अब हम जा रहे हैं करने चैप्टर नंबर 10 पार्ट 1 जल संरक्षण की। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है और बिना किसी चैप्टर को स्किप किए हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 10 पे। ठीक है, जल संरक्षण। तो गाइस, देखते हैं ये चैप्टर कितने वीडियोस में ख़त्म होता है। तो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं ये कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक किया करिए। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों को जो भी घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं। बाकी सब्जेक्ट की भी घटना चक्र आपको मिल जाएगी अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी घटना चक्र मिल जाएगी विद एक्सप्लेनेशन। आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा याद करने, मतलब घटना चक्र को पढ़ने में। तो देखिए, अब हम जो करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 10 जो कि है जल संरक्षण का पार्ट 1। हम जो है वो है जल संसाधन। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जैविक संसाधन। जीव मंडल, जीव मंडल यानी कि किसी जीव या फिर जैविक पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं। कहाँ से मतलब जो जैविक संसाधन है कहाँ से प्राप्त होते हैं? जीव मंडल से, जैसे वन से, पशु, उससे प्राप्त हो सकने वाले जो भी पदार्थ हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसमें लिखा है जीवाश्म ईंधन की अगर हम बात करें, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम आदि इसी वर्ग में शामिल होते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस ये क्या है, आपके जैविक संसाधन ही है। ठीक है, जैसे अगर हम कोयले की बात करें तो कहाँ? पौधों से। ठीक है, मतलब पेड़ पौधे या वन से आपको मिल जाएगा। पेट्रोलियम की बात करें तो जीवाश्म से मिल जाएगा, चाहे पशुओं का हो। ठीक है, या बहुत साल पुराने जीवाश्म से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि ये जो है विघटित जैविक पदार्थों से बनते हैं, यानी कि जैविक पदार्थ हम समझ चुके हैं, पेड़ पौधे हो गए, जैसे आपके पशु वशु हो गए। ठीक है, तो इनके विघटन से बनते हैं, विघटन से। ठीक है, अब इसमें लिखा है शुद्ध जल की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक जैविक संसाधन नहीं है। ठीक है, ना वो आपका जीवाश्म मतलब पेड़ पौधों से बन रहा है, ना जीवों से, मतलब लाइक पशुओं से बन रहा है, ऐसा नहीं है। तो जो जल है वो जैविक संसाधन नहीं हुआ। ये है प्राकृतिक रूप से जो है पृथ्वी पर पाया जाता है, क्योंकि पीने योग्य जल पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ कहते हैं, प्राकृतिक रूप से आपको मिल जाएगा पृथ्वी पर। अच्छा, पीने योग्य इसने कहा कम है, तो इसने कहा इसके संरक्षित मतलब इसे संरक्षित करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, यानी कि पीने योग्य। वैसे तो अब बात करें तो पूरे पृथ्वी में 71% जो है जल ही जल है, लेकिन अगर हम पीने की बात करें तो भैया बहुत कुछ ही परसेंट जो मात्रा है वो पीने योग्य है। अब लिखा है विश्व, तो हमें इसको क्या करना है, संरक्षित रखने की कोशिश करें। तो विश्व जल दिवस मनाना उन उपायों में से एक है। यानी कि देखिए, कोई भी जैसे इसने कहा विश्व जल दिवस या कोई भी डे जो हम मनाते हैं वो इसलिए कि आपकी ना उस चीज़ के प्रति, उस विषय के प्रति, उस सब्जेक्ट के प्रति क्या होता है ना, जागरूकता बढ़े, कि जो भविष्य में या फिर आप उसे बचाने की कोशिश करें, सुरक्षित रखने की, या फिर उसको और उसके विकास में आप अपनी मदद, मतलब आप अपनी हेल्प दें। ठीक है, इसमें लिखा है विश्व जल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष का 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, याद रखिएगा। अब इसने कहा कि 2001 की जो थीम है वो लिखा है वैल्यूइंग वाटर, राइट। तो देखिए मार्च में आ रहा है, तो अब 2023 की थीम एक बार देख लीजिएगा जो भी है। ठीक है, क्योंकि मार्च निकल चुका है तो 2023 की थीम भी आ चुकी होगी। ठीक है, अब इनका वर्ष 1992 में रियो दी जेनेरियो कहाँ पे है, ब्राज़ील में क्या हुआ था, आपका UNCED यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन हुआ। ठीक है, उसकी एक बैठक हुई, तो उसमें क्या हुआ कि स्वच्छ जल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, यानी कि यही वाला जो आपका 22 मार्च को ले गए। अभी इसी तत्वाधान में क्या होता है कि 22 मार्च 2023 को पहला क्या है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। देखिए 1992 की कहानी है और 90 अगले ही साल से विश्व जल दिवस मनाया जाने लगा 22 मार्च में। ठीक है, अब इसने कहा 2003 से जो है आपका UN वाटर नामक एक कार्यक्रम भी चलाया गया। ठीक है, तो इस कार्यक्रम के तहत स्वच्छ जल संसाधनों, सफाई, जल से संबंधित जो आपदाएं हैं उसके मुद्दे पर क्या बात होगी, काम होगा। ठीक है, मतलब किसके, स्वच्छ जल संसाधन या फिर सफाई या फिर जल से संबंधित जो आपदाएं आती हैं उस पर, उससे रिलेटेड काम होगा यहाँ पे। अब इसने कहा कि 2011 में विश्व जल दिवस की थीम वैल्यूएबल वाटर है। चलिए, हमें 2011 नहीं 21 लिखा है, हमें 2023 की देखनी है। आप 2023 की एक बार इंटरनेट पे देख लीजिएगा, गूगल करिएगा, मिल जाएगा। जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण
जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों का भी योगदान है। चलो यहाँ इसमें कोई बात नहीं कही गई है तो इसमें ये लाइन नहीं भी याद होती है तो भी कोई बात नहीं। ऐसे का राजेंद्र सिंह को भारत के जल पुरुष के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो भारत का जल पुरुष कौन है? राजेंद्र सिंह हो गए। तो ये हो गए एक इम्पॉर्टेंट बात, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अच्छा, राजेंद्र सिंह तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO के चेयरमैन है। ठीक है, किसके चेयरमैन है, मतलब किस NGO के चेयरमैन है? तो तरुण भारत संघ के। ठीक है, 2001 में इन्हें रेमन मैगसेसे पुरस्कार और 2015 में क्या है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया था। तो इनका नाम हो गया थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ कुछ पॉइंट्स में लिख देना। जैसे कि अगर हम बात करें राजेंद्र सिंह की, तो भारत के जल पुरुष हो गए। तरुण भारत संघ के ये क्या है, आपके चेयरमैन हो गए। 2001 में मैगसेसे पुरस्कार, 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला इन्हें। तो इतनी बात याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। फिर लिखा है कि 25 अगस्त 2021 को क्या होता है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्या है, सुजलाम अभियान का शुभारंभ हुआ। तो कब हुआ है, 2021 में। जल शक्ति मंत्रालय याद रखिएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंग के रूप में हुआ है क्या, सुजलाम अभियान की शुरुआत, शुभारंभ हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर छोटा सा चैप्टर था, खत्म हो गया। ठीक है, 6 ही मिनट में खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ पे विश्व जल संरक्षण दिवस अभी हमने पढ़ा कब होता है, 22 मार्च को होता है। आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर वही वाली बातें लिखी हैं यहाँ पे, कुछ नया नहीं लिखा है। 1992 में रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में क्या होता है, एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन की बैठक होती है, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि हम जो है ना अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाएंगे। तो क्या हुआ, पहला जो अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस है वो 22 मार्च 1993 में मनाया गया। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे क्या हुआ, 2003 से क्या है, UN वाटर नामक एक कार्यक्रम भी चलाया गया, जिसके तहत क्या कहा गया, स्वच्छ जल संसाधन, सफाई जल से संबंधित जो भी आपदा है उस पर कार्य किया जाएगा। 2021 की बात करें तो जल दिवस पर की जो मुख्य थीम थी वो आप मत याद रखिएगा, आप 2023 की याद रखिएगा। चलो, अब लिखा निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है। तो हमने कहा भैया देखिए, कोयला बिल्कुल जैविक संसाधन है, पेट्रोलियम, मछली, ये सब है। लेकिन अगर हम बात करें जल की, तो जल एक जैविक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो जैविक संसाधन क्या है, जीव मंडल से प्राप्त होता है, यानी कि जहाँ जीव और क्या है, जैविक पदार्थों से। राइट, तो जैसे कि वन, पशु कई सालों से सड़ गल जाते हैं उसके बाद। ठीक है, और इसने कहा कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम, ये जो है इसमें शामिल है। अब मतलब ये क्योंकि ये विघटित जैविक पदार्थों से बनते हैं। राइट, और शुद्ध जल की अगर हम बात करें तो ये जैविक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो इसमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है इस पैराग्राफ में, आप देख सकते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, जल पुरुष, भारत का जल पुरुष। तरुण भारत संघ के चेयरमैन है। 2001 में मैगसेसे पुरस्कार, 2015 में स्टॉकहोम प्राइज मिला इन्हें। ठीक है, तो फिर राजेंद्र सिंह की जगह राजेंद्र चौधरी दिया गया था। अच्छा, विकल्प बी में इसमें क्या लिखा है गाइस, तो यहाँ पे देखिए राजेंद्र सिंह ही लिखा है, तो हमें कहानी ज़्यादा नहीं समझनी है, मतलब ओके। अब इसने लिखा सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है, यहीं इसमें देखिए और क्या क्या, सुंदरलाल बहुगुणा एक ऑप्शन है, यहाँ बी वेंकटेश्वरलू और क्या सलीम अली। तो इनने कहा जो सुंदरलाल बहुगुणा है वो ये हम पढ़ चुके हैं, इनफैक्ट चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन के जो प्रणेता है वो चंडी प्रसाद भट्ट है, और आंदोलन में क्या है, आंदोलनकर्ताओं ने क्या किया, पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटने से बचाने की कोशिश करी। अगर हम सलीम अली की बात करें तो ये क्या है, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ हैं। जम्मू कश्मीर में उनके नाम से क्या है, एक सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क भी है। ठीक है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट पार्ट आता है जल प्रदूषण और उसकी रोकथाम से संबंधित। देखते हैं कितना बड़ा पहले तो चैप्टर है, फिर आगे बढ़ते हैं। छोटा सा ये भी चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा। उसके बाद है जल संरक्षण, ओके, और उसके बाद है गंगा संरक्षण। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक्स एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर विविध आ जाएगा। चलिए, तो अब बात करेंगे जल प्रदूषण और रोकथाम। ठीक है, तो लिखा है कि आधुनिक युग में जल प्रदूषण क्या है, एक विकट समस्या है, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जल को कई विधियों से हम क्या है, जीवाणु रहित यानी बैक्टीरिया हटा सकते हैं हम, बहुत सारी ऐसी हमारे पास विधियां हैं, जैसे कि ताप और अन्य भौतिक कारकों से हम ये काम कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि पराबैंगनी किरणें, रेडियोधर्मी आयंस के द्वारा भी हम ये काम कर सकते हैं। रसायनों द्वारा ऑक्सीकरण करके, जैसे कि आप ओजोन हो गया, आयोडीन हो गया, क्लोरीन के यौगिक द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि आप अगर नोएडा दिल्ली में रहते हैं तो आप इसका ज़्यादा सुनते हैं, यमुना का जल जैसे कि बहुत ही गंदा है, तो उसको क्लीन करके यूज़ किया जाता है। इसमें लिखा है
क्लोरेमीन यानी कि NH2Cl और क्लोरीन डाइऑक्साइड राइट ClO2 भी जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए यूज होता है। तो गाइस अब इसने कहा कि जल को जीवाणु मुक्त करना है और इसकी विधियाँ ताप अन्य भौतिक कारक, अल्ट्रावायलेट रेस, रेडियोधर्मी आयंस हो गया, आपके रसायन द्वारा भी होते हैं। और इसके बाद ये दो और याद रखिएगा, क्लोरीन डाइऑक्साइड एंड क्लोरेमीन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्या है, क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। तो ये हो गई एक इम्पॉर्टेंट सी बात। कहता है कि क्लोरीन गैस जल शोधन के प्राथमिक चरण में जीवाणु को क्या कर देती है, निष्क्रिय करने का कार्य करती है। ठीक है, अब इसने कहा जो पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस जो कि सूर्य से आती है उसके द्वारा भी जल का क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है। सूर्य से भी आती है, बना भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है पराबैंगनी किरणें एक प्रकार की क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी कि जिसमें विद्युत और मतलब अब क्या ही बताएं, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के विकिरण है क्या, अल्ट्रावायलेट वेव्स। आप जानते हैं कि जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक किस रूप में आती हैं, EM वेव्स के द्वारा आती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा, यानी कि विद्युत चुंबकीय किरणों के द्वारा। अब इसने कहा जो आपका पराबैंगनी विकिरण है ना, उससे युक्त जल शोधन प्रणाली में बिना किसी खतरनाक रसायन जैसे कि क्लोरीन के प्रयोग से जल जो है कीटाणु मुक्त किया जा सकता है। यानी कि अगर आप किसी रसायन का यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर आप UV रेस का प्रयोग कर रहे हैं तो ये इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसमें हम किसी भी तरह का केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जो UV किरणों के प्रयोग से क्या है, जल के स्वाद, उसके महत्व, उसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अगर आप नोएडा या दिल्ली में रहते हैं ना, तो आप कभी जो पानी है ना उसको टेस्ट करके देखिएगा, भाई साहब इतना बुरा होता है, अजीब सा, मतलब आप मतलब बहुत बुरा होता है भैया, स्मेल तक आती है इसमें क्लोरीन की। ध्यात है कि कोलकाता में पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है। कौन सा है, संख्या प्रदूषण क्या है, सर्वाधिक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो डब्बा बना है पूरा का पूरा, उसमें है क्या, ये इसमें लिखा है शुद्ध मिनरल वाटर की बोतल की पैकिंग में अपनाई गई प्रक्रिया। ठीक है, मिनरल वाटर की पैकिंग कैसे हो रही है देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले अशुद्ध जल ले लिया, गंदा पानी ले लिया, अब उसे हमने किस में डाल दिया, टैंक में डाल दिया, फिटकरी द्वारा इसको इसका क्या कर दिया, स्कंदन। अब इसमें क्या होता है ना, स्कंदन जब करते हैं तो भारी धातु और जो अघुलनशील होते हैं, मतलब जो घुलती नहीं है, वो दोनों अलग हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब 1 घंटे के बाद क्या हुआ, इसमें क्लोरीनेशन टैंक में डाल दिया उसको। अब इसमें क्या होता है, क्लोरीन गैस के बुलबुले उठते हैं और प्राथमिक विसंक्रमण यानी कि प्राइमरी डिसइंफेक्शन के बाद क्लोरीन टैंक के बाद ये जाता है आपका सैंड बालू फिल्टर में। इसमें अघुलित अशुद्धियों का क्या होता है, पृथक्करण, यानी कि वो अलग अलग जो घुल नहीं पाती है ना, वो वाली जो अशुद्धियाँ इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो अलग हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कार्बन फिल्टर में डालते हैं, यहाँ पे क्या होता है, विक्लोरीनीकरण। ठीक है, इसमें क्या है, रंग और बदबू को दूर कर दिया जाता है। फिर आ जाते हैं और माइक्रो फिल्टर, और माइक्रो फिल्टर के बाद अल्ट्रावायलेट विसंक्रमण यानी कि डिसइंफेक्शन में डालते हैं, और उसके बाद पानी की बोतल में हम डाल के इसकी क्या कर देते हैं, पैकिंग कर देते हैं। अच्छा, इसने लिखा है कि शहरी क्षेत्रों की जल संबंधी ज़रूरतें अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से पूरी की जाती है। यानी कि जो आपका गंदा पानी, मतलब जो आप यूज्ड वाटर होता है, चाहे आप कहाँ का कहें, किचन का यूज्ड वाटर हो गया या वॉशरूम का हो गया, पता नहीं यार, बाथरूम का हो गया। ठीक है, तो उसका जो अपशिष्ट जल है उसको आप क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, और शहरों में उसको हम दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। इससे जल का संरक्षण तो संभव होता ही है, और साथ ही अपशिष्ट जल को प्रयोग में भी ले लिया जाता है। मतलब ऐसा है कि पानी साफ़ सुथरा मिल ही जाता है। अच्छा, अपशिष्ट जल के प्रबंधन में क्या है, राष्ट्रीय जल मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये कौन सा मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन, याद रख लीजिएगा। और साथ ही राष्ट्रीय जल मिशन के तहत ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं, उनकी जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी को व्यवहार में लाकर की जा सकेगी, तो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकेंगे। मतलब कि इसने कहा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके समुद्र तट पे जो हमारे लोग रहते हैं या शहर बसे हुए, उनकी जल की आपूर्ति हम इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, नदियों को जोड़ने की योजना जो है, मतलब एक नदी से आप दूसरी नदी को जोड़ो, तो ये राष्ट्रीय जल मिशन में शामिल नहीं है, ठीक है। मतलब नदी जोड़ो परियोजना। अब ये क्यों होता है कि ऐसा होता है ना, सपोज़ कि एक ये नदी है, राइट, कोसी नदी है मान लेते हैं, ठीक है, और एक और ये नदी कोई फ्लो हो रही है, ठीक है। अब पता है क्या होता है कि एक समय ऐसा आएगा, सपोज़ ये नदी में जो पानी का लेवल है ना वो कम हो जाएगा, लेकिन उसी सेम टाइम पे ना इस नदी में पानी का लेवल है अच्छा खासा। अब क्या होता है कि पानी का लेवल ज़्यादा है तो यहाँ पे ना बाढ़ आने की समस्या हो सकती है, ठीक है। या हमें इस नदी में इतना पानी नहीं चाहिए जितना भी फ्लो हो रहा है, तो आप क्या करिए ना, इस नदी को इस नदी से जोड़ दीजिए और जो पानी है उसको इस नदी से इस नदी में ले आइए, इस नदी में ले आइए, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे भी सूखा नहीं पड़ेगा और यहाँ पे भी बाढ़ आने की समस्या नहीं होगी। मतलब कुछ एक ही पॉइंट हम कह सकते हैं कि ऐसा भी होता है, ठीक है। तो बस ये वाली बात कही इसने। अच्छा, तो इसने कहा जो नदी जोड़ो परियोजना है ना वो राष्ट्रीय जल मिशन में नहीं है, ठीक है। साथ ही सरकार द्वारा भौम जल यानी कि जो भूमि के अंदर जल है उसे निकालने के लिए किसानों को प्रतिपूर्ति प्रदान करना भी इसमें शामिल नहीं है, यानी कि किस में शामिल नहीं है, राष्ट्रीय जल मिशन में। अच्छा, तो ये कोई क्वेश्चन होगा उसकी व्याख्या लिख दी है इनने। ये लोग क्या करते हैं, व्याख्या को पूरा का पूरा कॉपी कर देते हैं। अच्छा, इसमें लिखा है 2018 को क्या होता है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि NAPCC यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आरंभ किया गया। अच्छा चलो, कब आरंभ किया गया गई, 2008 में, ठीक है, याद रखिएगा 2008 इम्पोर्टेंट है। फिर है राष्ट्रीय जल मिशन इसी कार्यक्रम का एक भाग है, ठीक है। चलिए ये भी आप समझ गए। अच्छा, तो ये जो मिशन है वो आपका एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन यानी कि इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये भी याद रखिएगा, को सुनिश्चित करने में सहायता करेगा, ठीक है। चलो, अब इसने लिखा है इसके जल संरक्षण, जल के न्याय संगत वितरण यानी कि सबको बराबर, मतलब सबको सही तरीके से जल पहुंच सके, यानी किसी के पास है किसी के पास है ही नहीं, तो न्याय संगत वितरण हो सके, और जल के अपव्यय का मतलब है जितना आपको ज़रूरत है उतना यूज़ करो, ज़रूरत फालतू का यूज़ मत करो, को कम से कम करने में सहायता मिलेगी, ठीक है। इन सब ये जो मिशन है प्रबंधन, एक ये इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सब से ये सब होगा, ठीक है। मतलब जल वेस्ट नहीं होगा। राष्ट्रीय जल मिशन 5 प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाने पर बल देता है। चलिए देखते हैं क्या क्या कहता है राष्ट्रीय जल मिशन, यानी इसके क्या लक्ष्य हैं इसके, ठीक है। देखिए, एक लिखा है पब्लिक डोमेन में व्यापक जल आंकड़ा आधार, ठीक है। दूसरा इसने कहा जल संरक्षण संवर्धन हेतु नागरिकों राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना, यानी कि लोगों को कहना भैया ये सब काम करो आप, ठीक है। अति दोहन क्षेत्र पर ध्यान देना, यानी कि आप जहाँ पे बहुत ज़्यादा जल निकाल रहे हैं उतना मत निकालिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से करिए काम। जल उपयोग कुशलता में जो है 20% की बढ़ोतरी, जल का उपयोग सही तरीके से करिए। यह है बेसिन स्तरीय समेकित जल प्रबंधन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, यह मिशन राष्ट्रीय जल नीति के प्रावधानों का ध्यान रखेगा, ठीक है, और विभिन्न पात्रता और मूल्य के साथ नियामक तंत्रों के माध्यम से जल उपयोग कुशलता 20% तक बढ़ाकर जल के अनुकूलतम प्रयोग हेतु एक ढांचा तैयार करेगा। जल प्रदूषण, ये अधिनियम, ये जो है अधिनियम याद रखिएगा, तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में अधिनियमित हुआ है, ठीक है। 1988 में क्या होता है, ये संशोधित होता है, एक बार संशोधन हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, फिर 1988 संशोधन हो। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट वर्ष 1977 में लागू किया गया, ठीक है। तो एक बार को इसको आप ध्यान दे लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा। आरंभ में ये अधिनियम जो है तत्कालीन जो है जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं हुआ था, किंतु वर्तमान में अधिनियम पूरे देश में लागू हो चुका है। बालू खनन से, अब देखिए क्या होता है ना, बालू खनन हो रहा है, नदियों से होता है, तो बालू खनन से जो नदियों का तंत्र है वो क्या हो जाता है, प्रभावित होता है, और नदियों की जो खाद्य श्रृंखला है वो नष्ट हो जाती है। यानी कि अगर आप नदियों में बालू खनन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो खाद्य श्रृंखला है या जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब इसने कहा सैंड पंपों के कारण क्या होता है,
नदी की जो जैव विविधता पर असर पड़ता है। ठीक है, बालू खनन से नदियों का जो प्रवाह पथ है ना वो प्रभावित होता है। इससे भू कटाव बढ़ने से भूस्खलन जैसी आपदाएं उसकी जो आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी वो बहुत बढ़ जाती है, यानी कि भूस्खलन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। ठीक है, अब इसने कहा कि नदियों में रेत खनन से क्या होता है, निकटवर्ती क्षेत्र का भूजल स्तर जो है बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। और मतलब सपोज कि ये नदी है, नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो भूमिगत जल है वो बहुत कम हो जाएगा, प्रभावित होगा। साथ ही क्या होगा, भूजल प्रदूषण भी होगा, यानी कि भूमि के अंदर जो जल है वो प्रदूषित होगा। इसने कहा प्राकृतिक रूप से पानी को शुद्ध करने में बालू की बड़ी भूमिका होती है। और बालू के खनन के कारण क्या होता है, नदियों की स्वतः जल को साफ करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर, तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसका हम यूज़ करते हैं, तो क्लोरीन का करते हैं। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। ठीक है, तो पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। क्लोरीन गैस जो है जल शोधन के प्राथमिक चरण में क्या करती है, जीवाणु को निष्क्रिय करने का कार्य करती है। ठीक है, यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय जल मिशन की बात करते हैं, तो शहरी क्षेत्रों में जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। अच्छा, ऐसे समुद्र तटीय शहर जिसके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत है कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकेगी। ठीक है, हिमालय से उद्गमित सभी नदियां प्रायद्वीपीय पठार की नदियों से जोड़ दी जाएंगी। गलत। ठीक है, उसके बाद है सरकार कृषकों द्वारा भूमि जल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गए कुएं, उन पर लगाई गई मोटर, पंप सेट पर वहन किए गए व्यय की पूरी तरह क्या होता है, प्रतिपूर्ति करेगा। ये भी एक बात हो गई गलत, मतलब पहला दूसरा सही है बाकी गलत है। और इस पैराग्राफ में भी ये पूरी ही कहानी लिखी है, इसमें कुछ भी नया नहीं लिखा है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, सेम है। अच्छा, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण की बात करें, उसने भारत ने मतलब CGWA ने भारत के 36% के जिला को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया हुआ है। भारत में 36% जिले को। ठीक है, तो फिर इसमें लिखा है CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ। विश्व में भूजल जो है सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। ठीक है, तो पढ़ा हमने है नहीं कहानी, तो पहले कहानी पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। तो इसने कहा कि 2017 में क्या होता है, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा भूजल से संबंधित जारी रिपोर्ट के अनुसार क्या होता है, देश में कुल 6881 असेसमेंट यूनिट्स में विभिन्न राज्य में 118 से एक बार गए तो फिर ऊपर चलते हैं, तो यूनिट को अतिशोषित बताया गया और इस प्रकार कथन एक गलत हो गया। अब ऐसा कहा केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण की स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हुई, सही है। ठीक है, फिर केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के अनुसार भारत में कृषि सिंचाई में भूजल का सहयोग जो है लगभग 62% है, जो कि विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक है, तो ये वाला भी सही है। थर्ड पॉइंट भी, सेकंड और थर्ड पॉइंट सही है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ है। ठीक है, तो इस हमने क्या देखा था, तो ठीक है, तो गाइस हमने देखा था 1974 में। ठीक है, तो ये देखिए जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में अधिनियमित हुआ था और 1988 में इसका संशोधन हुआ था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर पोल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया, तो ये हमारा लागू हुआ है 1977 में और वर्तमान में ये अधिनियम पूरे देश में लागू है। उस वक्त कहाँ, जम्मू कश्मीर में नहीं था। ठीक है, बाकी अभी तो हर जगह है। पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है, कहाँ पे सर्वाधिक है गई, हमने अभी देखा था कलकत्ता में। ठीक है, फिर उसके बाद जल शुद्धिकरण प्रणाली में अल्ट्रा वायलेट यानी कि UV परावैंगनी विकिरण की क्या भूमिका है। देखिए इससे क्या होता है, जल में जो उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीव है उसको निष्क्रिय नष्ट किया जा सकता है, बिल्कुल सही। ये जल में जितने भी
अवांछनीय गंध है उसको दूर करता है। अच्छा, फिर इसने कहा ये जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसाद को तेज करती है और अविलता दूर करती है और जल की निर्मलता को सुधार लाती है। ये बकवास लिखी है, ठीक है, ये भी बकवास है और ये तो बकवास है। देखिए, ये अवांछनीय गंध को दूर नहीं करता, लेकिन हाँ, इससे अगर आप यूवी रेस से अगर आप जल को क्लीन कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से कोई गंध जो है ना आएगी नहीं, ठीक है। मतलब ये यूवी रेस कोई गंध उत्पन्न करेगा नहीं, ना कि किसी गंध को ख़त्म करेगा, ठीक है। अपनी तरफ से कोई गंध नहीं डालेगा, ठीक है। और इसमें पराबैंगनी विकिरण का एक जो यूवी रेस है एक प्रकार का क्या है, आपकी विद्युत चुंबकीय विकिरण है। और ये क्या है, जल शोधन प्रणाली में बिना किसी खतरनाक रसायन के प्रयोग किया जाता है और कीटाणु मुक्त किया जाता है जल को। और इसकी वजह से जो जल है ना, जल का स्वाद नहीं बदलता, उसमें महक नहीं आती, उसमें कोई रंग नहीं बदलता जल का, ठीक है। अब लिखा, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ओजोन, तो गाइस अच्छा, ये सारी उपरोक्त सभी है, ठीक है। तो देखिए तो देखिए कौन कौन सा है जिससे आप जल को साफ कर सकते हैं या जीवाणु रहित कर सकते हो। ताप, अन्य भौतिक कारक हो गए, पराबैंगनी किरणें हो गए, रेडियो एक्टिव आयंस हो गए, उसके बाद रसायन द्वारा ऑक्सीकरण के द्वारा, जैसे कि आप ओजोन से, आयोडीन से, क्लोरीन, यौगिक से कर सकते हैं। फिर इसमें लिखा है 2 और नाम याद रखिए, एक क्लोरेमीन हो गया आपका और क्लोरीन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा या से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकते हैं? नदी की लवणता में कमी आएगी। अच्छा, भूमिगत जो जल होता है वो प्रदूषित होगा। और क्या होगा, इसने कहा कि जो भौम जल स्तर है वो आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ओके, तो देखिए ये दूसरा और तीसरा सही है, हमें बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है भूखनन, बालू खनन से नदियों के तंत्र प्रभावित होंगे, उनकी खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी, ठीक है। और सैंड पंपों से क्या होती है, नदियों में जो जैव विविधता है प्रभावित हो जाएगी, ठीक है। उसका प्रवाह पथ भी प्रभावित होगा। भूकटाव बढ़ने से भूस्खलन होगा, यानी भूस्खलन की आपदाएं बढ़ जाएंगी। रेत खनन से क्या होता है, निकटवर्ती जो क्षेत्र है उसमें जो भूजल है वो प्रभावित हो जाएगा, भूजल प्रदूषित भी हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से अगर हम बात करें तो ये जो पानी को शुद्ध करता है कौन, बालू, तो वो अगर बालू कम हो जाएगी तो पानी को शुद्ध करने की जो क्षमता है, ठीक है, वो भी कम हो जाएगी। और नदियों की जो स्वतः जल को साफ करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी या दुष्प्रभावित होगी, ठीक है। तो गाइस देखिए अभी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल संरक्षण से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में अगर आपको अच्छा लगे तो।